मैं 2017 से साइकिलिंग कर रहा हूँ। मैंने साइकिलिंग में ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस ही किया है, BRMs किया है। 2 अनसक्सेसफुल SRs के बाद मुझे लगा कि मैं एक SR के लिए वापस ट्राई करूँगा, बट फिर लॉकडाउन हुआ, मैंने डिकैथलॉन एज अ कंपनी ज्वाइन किया। उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था मुझे मेरा स्पोर्ट प्रैक्टिस करने के लिए। बट क्रूइंग मैंने फर्स्ट किया था 2019 में मेरे एक फ्रेंड वरुण धीमन के लिए, जो अभी USA में पढ़ रहा है। एंड उसके लिए मेरा क्रूइंग DC में हुआ था, जो पुणे से गोवा का रेस था। वो मेरा सबसे पहला क्रूइंग एक्सपीरियंस था, और एज अ क्रू मेंबर आई थिंक मैं सबसे यंगेस्ट था वो साल पे। मैं जस्ट 19 टर्न होने वाला था, मतलब जो दिन पे रेस था वही दिन पे मेरा बर्थडे भी आया था। तो वो एक स्पेशल सेलिब्रेशन भी था, क्योंकि मेरा बर्थडे गोवा में आने वाला था। एंड वो क्रूइंग एक्सपीरियंस बहुत लर्निंग के साथ आया था, बिकॉज ऐसा काम मैंने पहले किया नहीं था। एंड उसके बाद 2021 में मैंने वापस वरुण के साथ किया था, बिकॉज 2019 में हमारा हाफ एन आवर से या 45 मिनट से हमारा रैंक क्वालिफिकेशन छूट गया था। सो वी डिसाइडेड कि 2021 में हम लोग बेटर प्लानिंग, बेटर प्रेपरेशंस के साथ जाकर हम ये टाइम रैंक क्वालिफिकेशन सिक्योर करके आएंगे। एंड वही हुआ 2021 में मेरे साथ वेदांत, टीम साइकिल्स का जो मैनेजर है, एंड बॉबी जो साइक्लोजन चलाता है पुणे में, उन दोनों थे। एंड वी वर एबल टू गिव वरुण हिज RQ इन 2021। एंड तभी बाद में मुझे एक्चुअली में मालूम नहीं था कि पुरू भी था वो रेस में। मुझे मालूम पड़ा आई थिंक 2 वीक पहले, जब पुरू ने मुझे पूछा था। वरुण ने मेरे को उससे 3 महीने पहले बोल के रखा था कि हम लोग जाने वाले हैं, कि वो करने वाला है। नहीं तो अगर वरुण नहीं रहता था तो डेफिनेटली वो भी मेरा रेस होता था पुरू के साथ ही। कौन सा पुरू का रेस? 2021 में जो DC हुआ था डेक्कन क्लिफहैंगर, जिसमें पुरू, जिसका फर्स्ट उसका इंस्पायर इंडिया का जो रेस था, वो वाले रेस में पुरू ने मुझे आई थिंक 2 वीक पहले पूछा था क्रूइंग के लिए, पर मैं वरुण के साथ आ गया था। एंड उसके बाद ऑब्वियसली पुरू और मैं सिंस 2.5 ईयर्स हम लोग एक दूसरे को जानते थे थ्रू डिकैथलॉन ओनली। हम मिले भी थे पहले बेलापुर डिकैथलॉन में, जिधर वो बैकअप जैसे आया था, मैं भी बैकअप जैसे आया था। एंड उसके बाद हम लोग का फ्रेंडशिप बढ़ते गया आगे। कुछ भी काम था तो मैं भी उनको वो फ़ोन करता था, या वो मुझे फ़ोन करता था। एंड उसके बाद परिचय ही पूछा था मैंने। परिचय बहुत लंबा है, कैमरा नहीं देखना है। परिचय बहुत लंबा है ना, पर्सनैलिटी जितना बड़ा उतना बड़ा परिचय। एंड उसके बाद 2022 में जब पूरे ने बोला कि हिमालयन अल्ट्रा करने जा रहा हूँ, तो आएगा क्या क्रूज के लिए, मैंने कोई 1 सेकेंड का भी मैंने हेजिटेशन नहीं लिया। मैंने बोला हाँ चल अपन जाते हैं। हिमालयन अल्ट्रा मैंने बहुत सुना था हिमालयन अल्ट्रा के बारे में, एंड पुरू को करना भी था, तो मेरा पुरू के साथ फर्स्ट रेस था। एंड वही टाइम पे हम आई थिंक जब हम लोग अल्ट्रा हिमालयन कर रहे थे, मुझे आइडिया था कि ये अल्ट्रा स्पाइस भी करने वाला है। एंड मैंने उसको वही टाइम पे पूछा था कि तू अल्ट्रा स्पाइस करने वाला है ना, तो उसने बोला कि हाँ वही प्लान है, अपन जाते हैं साथ में जैन में। तो वही टाइम से मुझे तो पहले से ही मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि अल्ट्रा स्पाइस भी करना है, 5 दिन हो 6 दिन हो कर लेंगे, हम पूरी जान मेहनत दे देंगे, क्योंकि पुरू मेरे भाई जैसा ही है, तो उसको फिनिश लाइन तक पहुँचाने को। एंड जैसे जब मैं पुरू के लिए क्रूइंग करता था तब आई रियलाइज के उसमें पोटेंशियल बहुत बड़ा है। बीइंग सो यंग, बीइंग सच अ गुड राइडर, मुझे मालूम था कि ही इज गोइंग टू रीच अनदर लेवल। तो हम बोलते हैं, एटलीस्ट हम गुजराती में ऐसा मानते हैं कि आप जब भी कोई दाव लगाओ, आप कोई भी बेट प्लेस करो ना, तो वैसे ही प्लेस करना जिसमें आपको मालूम है जिसमें आपका सक्सेस आएगा। तो पुरू के सक्सेस के साथ मुझे मालूम था कि किधर ना किधर मुझे भी थोड़ा मिलेगा, लाइक आई माइट बी हाईलाइटेड उसके लिए। एंड मुझे मालूम था कि पुरू जीतने वालों में से है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। तो दैट्स वाई पुरू को क्रूइंग करने के लिए मैं एवरी टाइम रेडी था। और उसके बाद हम अल्ट्रा स्पाइस के लिए क्रूइंग के लिए आए, एंड वो हुआ। इंटरव्यू परिचय कर दो। धन्यवाद के पहले भी कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ। सो अभी इसके बाद और भी कितने बार आप क्रूइंग करना चाहते हैं? आपने कभी ऐसा सोचा निरल कि आपको खुद को DC ट्राई करना चाहिए, या अगर आप टीम में नहीं करना चाहते या क्रूइंग के साथ में, सॉरी करना रहेगा आपको फर्स्ट टाइम एज अ सेल्फ सपोर्टेड आप ट्राई करना चाहते हैं? क्योंकि लास्ट ईयर भी, अभी जो लास्ट ईयर DC हुआ था उसमें सेल्फ सपोर्टेड में बहुत सारे लोग थे, पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो फर्स्ट टाइम जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ट्राई करना चाहिए, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा चांस है। तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में?
सो जब मैंने 2019 में डीसी क्रू किया था, मुझे एक्चुअली में वो प्लान और आइडिया था कि मुझे डीसी भी करना है। एंड 2019 एंड 2020 में एक्चुअली मैं थोड़ा साइकिलिंग में ज़्यादा था, लाइक मैं एवरी डे जाता था साइकिलिंग करने को एंड आई यूज्ड टू गो वीकेंड लॉन्ग राइड्स के लिए एंड मैं वेल प्रिपेयर्ड था बिकॉज मेरे एसआर का जो 600 था उसके पहले ही मेरा जस्ट एक्सीडेंट हुआ था वो 600 के राइड में। अभी इफ़ आई गो टू सी राइट नाउ कि हाँ मुझे करना तो है, मुझे पुरू ने एंड हमारे प्रिय इंदर पाजी ने मुझे चैलेंजेस दे के रखे हैं कि एक तो पहले मुझे मेरा बॉडी वापस शेप में लाना है, साइकिलिंग कंटिन्यूस करना चालू है अभी वापस, एंड पुरू ने मुझे बोला कि अक्टूबर में हम लोग का एसआर का एक होना ही चाहिए, कुछ भी करके एक BRM एसआर कंप्लीट करना है 200, 300, 400 एंड 600। अभी वो अगर अक्टूबर में ही हो गया, अगर हम लोग को ऐसे इवेंट्स मिले एसआर के जो एक महीने के अंदर हमारे हो जाते हैं अक्टूबर के महीने में ही, देन मैं सोच सकता हूँ कि डीसी सेल्फ सपोर्टेड करने के लिए, क्योंकि मुझे अगर वो करना रहेगा तो मुझे सेल्फ खुद में वो बिलीफ रहना चाहिए कि मैं 650 हो या 600 किलोमीटर्स भी हो, इवन विद द 3 आवर्स मैंडेटरी ब्रेक जो सेल्फ सपोर्टेड राइड में रहता है, मुझे वो खुद पे भरोसा रहना चाहिए कि मैं फिजिकली प्रिपेयर्ड हूँ। मेंटली तो हो ही जाएगा, क्योंकि मेंटली कैसा है कि पहले भी किए हैं लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स, तो मेंटली तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड रहेगा। ओके, सो ये तो हो गया कि आप क्या करना चाहते हैं। अभी आपका ये एक्सपीरियंस बताइए कि आपको ये रेस को क्रू करने के बाद कैसा लग रहा है, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका रोल क्या था ये रेस में, एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एज अ क्रू मेंबर आप इम्प्रूव करना चाहेंगे। सो बेसिकली ये रेस एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज अनलाइक हिमालयन अल्ट्रा या अनलाइक इवन डीसी, इसमें बहुत मल्टीपल डेज थे। हिमालयन अल्ट्रा एंड डीसी में तो मैं नहीं सोता था, 1-2 घंटे सोता था, उसमें चल जाता था, पर इसमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि एटलीस्ट मुझे 2 से 3 घंटे का तो नींद चाहिए रहेगा प्रॉपरली, ताकि मैं पुरू को ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। एंड यस, मेरा मेजरली था कि मैं पुरू को नेविगेशन में एंड उसके पीछे टेल करता रहूँ, उसको जब भी चाहिए था मैं आई वॉज इन हिज सपोर्ट कार एज सच। एंड बिफोर द क्रू हम लोग जब जा रहे थे तभी पुरू के साथ थोड़ा प्लानिंग के कितना होगा लॉजिस्टिक्स कि क्या चार्जेस लगेंगे या फिर कौन सी जगह पे रहना है, वो भी हम लोग का थोड़ा चल रहा था। एंड इनफैक्ट उसके साथ में साइकिल के लिए भी उसको कुछ चाहिए रहता था, तो फॉर एग्जांपल एक हम लोग एक व्हील लेके आए थे, कार्बन डीप सेक्शन व्हील, जो मैं उसके लिए लेके आया था। उसके लिए मैं गया कल्याण तक और फिर कल्याण से इधर लेके आया था। एंड वैसे ही था, तो स्कैटर्ड रोड था, बट मेजरली मुझे एज अ टेलिंग गाइड एंड नेविगेशन के लिए लिया था कि मैं उसको टेल कर पाऊँ अच्छे से ड्राइव करने के टाइम पे। एंड उसको आई थिंक समवेयर उसको भी ये बिलीव था कि अगर कोई ड्राइवर सीट पे पीछे रहेगा, द 1% दैट यू कैन हैव 100% कॉन्फिडेंस कि ये ज़्यादा क्लोज भी नहीं रहेगा कि उसको एक्सीडेंट हो सकता है, तब एकदम पीछे भी नहीं रहेगा ताकि उसको लाइट्स के साथ प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए मे बी पुरू वॉज मोर कॉन्फिडेंट कि मैं रात को उसके साथ रहूँ। सो यस, एंड सीखने के लिए भी मैं बहुत सीखा हूँ। एक चीज़ मैं जो सीखा हूँ इसके अगर ये मल्टीपल डेज का इवेंट है तो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्रू मेंबर्स ने मुझे बोला कि अगर मैं रेस्ट नहीं करूँगा तो 5 दिन, ये तो पहले 5 दिन थे, अभी दूसरा कोई इवेंट रहेगा जिसमें 12 डेज रहे या 10 डेज रहा, या फिर अभी फॉर एग्जांपल जो रेस अक्रॉस इंडिया का प्लान हो रहा है उसमें 10 डेज़ का है प्लानिंग, 11 डेज़ का है प्लानिंग, उसके लिए इट इज़ मच मोर एसेंशियल। बिकॉज फॉर मी ये 5 दिन ईजी थे, किसके लिए 5 दिन ईजी नहीं रहेगा, पर वो बाद में स्ट्रेच करना पड़ेगा, तो फिर स्लीप एंड रेस्ट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। कोई भी कर सकता है, मीन्स ये रेस है तो कोई भी कर पाएगा, अच्छे इक्विपमेंट्स बस होने चाहिए। तो क्या आप भी मानते हो कि सिर्फ अच्छे इक्विपमेंट्स से कुछ भी करा जा सकता है कोई रेस, या ट्रेनिंग एंड प्लानिंग भी उसके साथ साथ एक अहम भूमिका निभाती है? सो मुझे ऐसा लगता है कि ये रेस ही नहीं, आप कोई भी ले लीजिए, आप 200 BRM भी ले लीजिए, अगर आपको एक टाइम लिमिट में करना रहता है, सो ओनली इक्विपमेंट इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर यू, बिकॉज आपको एक ना एक टाइम पे आपको बॉडी को ट्रेन करना ही पड़ेगा, आपको आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। बिकॉज अब जब मैंने 2019 में या 2021 में भी डीसी के लिए ग्रुप किया था, हम बहुत सारे लोग को ऐसा देखते थे जो बड़े बड़े बाइक्स, लूप के बाइक्स, कैननडेल के बाइक्स, बहुत इक्विपमेंट के साथ आए थे। एंड जैसे ही वेदर थोड़ा ख़राब हुआ या फिर कुछ ना कुछ इशू हुआ, वो लोग सब पुशबैक हो गए। एंड हम एक एक करके, हमें क्रू चीफ के ग्रुप पे मुझे मैसेज आते थे, दिस पर्सन आरक्यू हैज़ बीन DNF और दिस पर्सन आरक्यू
has late finished at a particular time checkpoint. तो equipment is only not essential. अब मैं बोलूँगा अराउंड 10 to 20% आपका equipment essential रहेगा, वो आपको मदद करेगा, पर मैक्स मेनली 80 to 90% आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा. एंड उसमें से भी लाइक आपको 60 to 70% पहले मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप ये इतना लंबा रेस करने जा रहे हो. बीट डीसी करने जा रहे हो जो 2 दिन का रहेगा, या बीट अल्ट्रा स्पाइस जो 5 दिन का है. आप अगर मेंटली इफ द राइडर मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि मुझे इतना लंबा टाइम सीट पे बैठना है, कंटिन्यूस पेडलिंग करना है, हीट से लड़ना है, ठंडी से लड़ना है, ऑल वेदर्स कंडीशन से लड़ना है, तो आप पहले 1-2 दिन में ही गिव अप कर दोगे एंड आप बाद में अनहैप्पी होकर घर पे चले जाओगे. भले आपने पूरा ट्रेनिंग किया हो, भले आपने अच्छा इक्विपमेंट रखा हो, मेंटली अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो आपसे रेस नहीं होगा ये. ओके, तो भविष्य में आप भी इंस्पायर इंडिया रेसेस करना चाहते हैं, आरपीयू रेसेस जैसे डेक्कन है, लद्दाख है एंड अल्ट्रा स्पाइसेस? हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि यस, प्लान तो था पहले करने के लिए. एंड ये रेस के टाइम पे पुरु ने एक्चुअली मेरे गाइड बुक में मेरा नाम के साथ उसने ब्रैकेट्स में मुझे लिखने बोला था RQ205, क्योंकि उसका RQ204 है. भले RQ205 किसी और करेगा, पर उसका ऐसा मन में है कि अगर कि मेरे पास उतना पोटेंशियल है कि मैं ये अल्ट्रा एंड्योरेंस रेसेस में भी पार्ट ले सकता हूँ विद प्रॉपर ट्रेनिंग. जैसे मैं बोला कि मेंटली एंड फिजिकली जो ट्रेनिंग चाहिए उसको भी है. सो यस, आई डू लुक फॉरवर्ड कि मैं रेस करूँ, एंड ऐसा भी कि मैं पुरु को एज क्रू लेके जाऊँ. उसको पता चलना चाहिए कि कितना डिफिकल्ट है क्रूइंग करने का. कि पूरा टाइम हम लोग को माइक पे गाली देता है कि ये किधर है. हम लोग का खुद में दिमाग में कुछ नहीं रहता है, हम खुद स्लीप डिप्रिवेशन में रहते हैं. पर यस, फॉर श्योर आगे जाके मैं डीसी या फिर इवन लद्दाख का रेस करना चाहूँगा. अल्ट्रा स्पाइस तो फिर भी 1-2 साल के बाद अगर ट्रेनिंग अच्छा रहा तो फिर. ओके, सो आपने तीनों रेस को क्रू कर चुके हैं, Yes. अल्ट्रा स्पाइस भी, लद्दाख की भी और डेक्कन भी. तो सबसे बेस्ट कौन सा रेस है? मतलब सबसे ज़्यादा फन किस में है? सबसे ज़्यादा टफ तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो फिर अलग अलग रेसेस हैं. सबसे ज़्यादा फन कौन सी रेस में है और पार्टिसिपेंट्स कौन सी रेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं? अगर आप देखने जाएंगे तो जो डेक्कन क्लिफहैंगर है, इट इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर इंस्पायर इंडिया एज अ कंपनी, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा आपको पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, क्योंकि पुणे टू गोवा ही है. एंड पुणे बीइंग लाइक अ वेरी सेंट्रली, लाइक बहुत सारे लोग उधर आ सकते हैं. एंड इट इज़ अ वेरी इजी रेस. अगर आप कोई SR भी कर चुके हो तो आप एक बार ट्रिप के लिए एक सेल्फ सपोर्टेड राइड प्रॉपर क्रू एंड ट्रेनिंग के साथ कर सकते हो. तो इसके लिए उसमें पार्टिसिपेंट्स भी ज़्यादा आते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको कोई रेस करना है तो आपको हिमालयन अल्ट्रा करना ही पड़ेगा. हिमालयन अल्ट्रा क्योंकि ऐसा एक रेस है ना कि अगर आपने हिमालयन अल्ट्रा अच्छे से कर लिया विद अ गुड टाइमिंग एंड विद अ गुड टाइमिंग के साथ किया एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया, एंड वो सक्सेसफुल गया आपका अल्ट्रा हिमालयन, तो आपको उतना कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी में भी आ जाएगा कि हम थोड़ा लंबा डिस्टेंस का भी कर पाएंगे. बिकॉज अल्ट्रा हिमालयन में कैसा है कि आप बैटल कर रहे हो ठंडी से, ऑक्सीजन कमी से एंड कंटिन्यूस क्लाइंबिंग सेक्शन से. तो वो एक ऐसा रूट है जिसमें पीपल विल एक्चुअली रियलाइज कि उनका वर्थ क्या है अल्ट्रा साइकिलिंग में, एंड उनको पता चलेगा कि अगर उनके लिए ये सेम फील्ड आगे जाके भी है कि नहीं. क्योंकि डीसी तो आप सच्ची में प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आप 1 साल प्रॉपर ट्रेनिंग करो, आपको रैंक क्वालिफिकेशन अच्छे से मिल जाएगा. पर अल्ट्रा हिमालयन एक ऐसा रेस है, भले दोनों का माइलेज सेम है, इट्स ऑल 650 किलोमीटर्स का रेस होगी. अल्ट्रा स्पाइस आपको ज़्यादा आपकी बॉडी के बारे में बोलेगा कि कितना हैंडल कर सकता है और कितना हैंडल नहीं कर सकता है. एंड उसके बाद अगर आप देखने जाए तो सीनिक तो अल्ट्रा स्पाइस ही है, बहुत सीनिक है. आप ऊटी क्लाइंब करो या कुर्ग का क्लाइंब करो. अगर हम स्टार्टिंग में हम रात को गए थे ये सब क्लाइंब्स पे, पर रिटर्न के टाइम पे हम लोग को ये सब क्लाइंब्स डे टाइम में मिले थे. एंड हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि हम रात को कौन से रास्ते से कौन से पहाड़ से जाड़ कैसे दिखते थे, वो सब हमें दिख रहा था. ऐसा रास्ता सबसे बेस्ट ऊटी का है देखने जाए सीनिक वाइज. कैसा लगा आपको जहाँ पे हमें 4 किलोमीटर साइकिलिंग करने को नहीं मिली? हाथी वाला सीन, मैं था होटल में वायनाड में जो अराउंड 50-60 किलोमीटर दूर है हाथी वाले सीन से. थे नहीं? मैं था नहीं, पर जब फ़ोन पे मुझे पता चला
कैसा हुआ है, आपको रोका है, हाथी क्रॉस कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि ऊटी में ऐसा एनिमल क्रॉसिंग बहुत होता है, पर एक टाइम के लिए मुझे बहुत ये फोमो हुआ। फोमो नहीं, मुझे बहुत ऐसा चिंता हो रहा था कि 4 मिनट ये 4 किलोमीटर का क्या होगा। एंड कंटिन्यूसली जब आप लोग डी रूट भी गए थे, जैसे मुझे मैसेज आया पुरू का लोकेशन के साथ, मुझे मालूम था कि कुछ गड़बड़ हुआ है, ये अलग हो गए, आप अलग हो गए। मैंने सीधा दिव्या मैम को फ़ोन किया, बोला कि ये हुआ है, डी रूट हुआ है 20-25 किलोमीटर, क्या कर सकते हैं। दिव्या मैम ने बोला कि ठीक है मैं बात करती हूँ उन लोग से। एंड फिर आई थिंक उन लोग उनका आप लोग ने भी उनको फ़ोन किया था, क्योंकि वही था कि जब मैं पुरू के साथ नहीं था राइट के टाइम पे, वो फुल टाइम ऐसा लग रहा था कि सब ठीक है कि नहीं है, इज़ एवरीथिंग फाइन। क्योंकि फर्स्ट डे को भी जब हम लोग डे शिफ्ट खत्म करके दूसरे कार को हैंड ओवर दिया था पुरू के बारे में, हमें कुछ आइडिया नहीं था। 2 घंटे के लिए ना ही पुरू आप लोग का पुरू और क्रू का लोकेशन ऑन था, ना ही मैसेजेस जा रहे थे, ना ही फ़ोन कॉल जा रहा था। वो टाइम पे भी मैंने सारे रेस ऑर्गेनाइजर्स को, ऋत्विक, दिव्या मैम, ग्रीष्मा, मैंने दूसरे रेसर्स भी, राहुल के क्रू में से भी फ़ोन किया था, क्योंकि आप लोग सब साथ आस पास में ही थे। एंड मुझे एक डर था कि कुछ हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बिकॉज 2 घंटे के लिए कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। एंड कंप्लीट रात का टाइम था, क्योंकि जब हम गाड़ी में आ रहे थे हम लोग को पता चल रहा था कि आजू बाजू में फॉर 100-50 किलोमीटर कुछ है ही नहीं, ना ही खाने के लिए था, ना ही पानी के लिए था। एक टाइम के लिए तो मैं और जो दूसरे टीम में थे हमारे यश, हम लोग यू टर्न मार के आपके पास आने वाले थे, पर उसके पहले इनका मैसेज आ गया कि सब ठीक है, हम लोग सो रहे थे एंड निकल रहे थे। तो वो टेंशन एवरी टाइम रहता था कि जब भी प्रू नहीं था ठीक, या फिर मुझे पता नहीं था कि अपडेट क्या था, तो एट द बैक ऑफ माई माइंड वो टेंशन रहता ही था कि सब ठीक है, सब ठीक नहीं है, क्या होगा अभी आगे का। तो वही था, फोमो नहीं था, ज़्यादा टेंशन था कि कोई हाथी वाथी चढ़ा ना दे साइकिल वाइकिल पे ऐसे ही। और इसके लिए अच्छा हुआ आप लोग थोड़ा गाड़ी में चले गए। हमको तो वहाँ तक लगा कि हाथी का पोस्टर लगा है, थोड़ा पास में जाके पता चला कि ये तो सच में हाथी है किनारे। और अच्छा हुआ कि उन्होंने हमें रोक लिया। नहीं, ये डेंजरस है थोड़ा रात को, ये एनिमल क्रॉसिंग का डेंजरस रहता है, बिकॉज एवरी टाइम कैसा रहता है कि हाथी ऐसे वायलेंट नहीं रहते हैं, पर अगर आप हाथी के पास जाओगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको अटैक करने जा रहे हो, और वो सेल्फ डिफेंस में आपको आप पे अटैक कर सकते हैं। यस, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे टीम को प्रूव भी किया। और मैं आपको हमारे स्टूडियो की तरफ से एक भेंट देना चाहता हूँ, आशा कंपनी की उसी, जिससे आपको काफ़ी बढ़िया नींद आएगी। मैंने सुना कि आप सो नहीं पा रहे थे अच्छे से, तो आई होप आपको अच्छी नींद आएगी। थैंक यू। मुंबई पहुँचने के बाद अभी तो जाना है।